Hello to all, welcome back to Geogram. This is Sangeeta and today we will talk about the CIPW classification. So this classification was given by the four scientists named Cross, Edding, Bresson and Washington, hence the name CIPW. Okay, so in the CIPW classification you must be heard about the norm. So what does norm mean? So norm is the calculated mineral composition. Okay, so it is the calculated mineral composition based on the chemical analysis of rock. कैलकुलेट कैसे करते हैं ना, कौन से मिनरल पहले बनेगा, क्या होगा, इसका बेस क्या है. सो दिस CIPW, this class calculation of this norm is based on the standard minerals which are expressed in terms of oxide mainly. अब हमें पता है कि ऑक्साइड जो है वो एक मेन कंपोनेंट होता है, दैट इज़ वाई हम इसको यूज़ में लेते हैं वाइल कैलकुलेटिंग दी नॉर्म. मान लो ऑर्थोक्लेस है. ऑर्थोक्लेस का क्या फॉर्मूला है बताइए फटाफट. मैं इस कान में लगा लेती हूँ वरना नीचे गिर जाएंगे. चलो मान लेते हैं ऑर्थोक्लेस है. ऑर्थोक्लेस का क्या फॉर्मूला होगा. ऑर्थोक्लेस है कल C3O8 और इसको मैं ऐसे भी बोलती हूँ कल C3O8. मैं इसको याद करने के लिए यूज़ करती हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो. इसके आगे 2 लगा देंगे तो अगर इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा ये K2O प्लस Al2O3 प्लस SiO2. अब इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा. तो इसके रेशो की फॉर्म में क्या होगा 1:6. ठीक है. सिमिलरली ये तो बात होगी ऑर्थोक्लेस की. किसकी बात हुई है ऑर्थोक्लेस की. और अगर इसकी जगह हम एनॉर्थाइड की बात करें तो उसका क्या फॉर्मूला होगा एनॉर्थाइड का. एनॉर्थाइड का फॉर्मूला होगा Cl2C2O8. ठीक है. ये मेरा तरीका याद करने का Cl2C2O8. आपका अपना तरीका हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. अब इसका अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे क्या बनेगा CaO प्लस Al2O3 प्लस कितने मोल आएंगे सिलिका के 2SiO2. तो इसका रेशो क्या बनेगा 1:1:2. तो सिमिलरली बात आती है मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन की, इसी के बेस पर जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे. किसमें गेट में भी मिलेगा और किसमें देखने को मिलेगा जैम में. तो क्या क्वेश्चन, तो मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन क्या होता है सबसे पहले हम देख लेते हैं. मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन होता है वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्साइड और क्या होगा टोटल मॉलिक्यूलर वेट. इसको हम क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन. ठीक है जी. तो ये तो हमारा हो गया मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन. अब इसी बेसिस पे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं किसमें जैम और गेट में. क्वेश्चन कैसा आएगा ये रखने होगा को मैं यहाँ पे लिखती हूँ. क्वेश्चन ये आएगा कि मान लो SiO2 की परसेंटेज दी हुई है, आपको दिया हुआ 82 पॉइंट समथिंग 82.1. ठीक है. और किसकी K2O का दिया आपको 7.29. Al2O3 का दे दिया आपको 7.29 अगेन या फिर 4.29. ठीक है. किसमें ग्रेनिटिक रॉक है. अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है, इसमें आपको फाइंड करना है मोलर प्रोपोर्शन ऑफ K फेल्सपार. किसका K फेल्सपार का. K फेल्सपार का फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम ऑर्थोक्लेस भी बोलते हैं. यहाँ मैंने लिखवा दिया है. तो इसका आंसर क्या होगा ये परसेंटेज में निकलेगा. इसका मुझे आंसर आप कमेंट करोगे. ठीक है. ये कमेंट करोगे आप मुझे इसका आंसर. बात तो हो गई मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन के बारे में. अब हमें पता है कि जो भी पहले फेज़ बनेंगे वो हमेशा एसेसरी फेजेस बनते हैं ना, और मिनरल्स पहले बनते हैं. तो बात करेंगे हम कि कौन कौन से ऑक्साइड का हम पहले यूज़ करेंगे. तो सबसे पहला हम यूज़ करेंगे, हम पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे एपेटाइट रॉक बनाएंगे. ठीक है जी. एपेटाइट बनाएंगे हम. एपेटाइट बनाने के लिए एपेटाइट अगर हमें रॉक बनानी है इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, अदरवाइज इसमें काम नहीं चलेगा. CIPW नॉर्म क्लासिफिकेशन में फॉर्मूलाज पता होना चाहिए. तो एपेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है CA5PO3PO4 थ्राइस. ठीक है. FClH. तो ये हो गया एपेटाइट का फॉर्मूला. अब कौन सा एसेसरी फेज़ हम ऐसा निकालेंगे मैग्मा से जो कि हम एपेटाइट रॉक बनाने के लिए यूज़ करेंगे. तो हम क्या यूज़ करेंगे P2O5 का. किसका यूज़ करेंगे P2O5 का. अब P2
P2O5 का यूज़ करेंगे और इसी के इक्वल में किसकी अमाउंट रखेंगे हम, इसी के इक्वल में हम रखेंगे CaO की अमाउंट। ठीक है, तो CaO और P2O5 तो आ गया, लेकिन इसमें हम जो एक्चुअल रेशो लेंगे वो क्या लेंगे, 3.33 इंटू ऑफ P2O5। ठीक है, तो इससे हमारी कौन सी रॉक बन जाएगी, इससे हमारी बन जाएगी एपेटाइट रॉक। अब एपेटाइट रॉक बनाने के बाद सेकेंड रॉक जो हम बनाएंगे तो वो होगा हमारा क्रोमाइट। अब क्रोमाइट के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, क्रोमाइट बना रहे हैं, क्रोमाइट का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताइए, कमेंट करिए नीचे। क्रोमाइट का फॉर्मूला होगा FeCr2O4। क्रोमाइट का फॉर्मूला है FeCr2O4। अब मुझे ये बताओ क्रोमाइट बन क्यों रहा है, हमें पता है क्रोमाइट और निकल जो है पहले बनते हैं हमेशा, तो इसलिए क्रोमाइट बना रहे हैं हम। क्रोमाइट बनाने के लिए कौन सा ऑक्साइड यूज़ करेंगे, Cr2O3 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैग्मा से कौन सा हम ऑक्साइड निकालेंगे, कौन सा एक्सेसरी फेज निकालेंगे, Cr2O3 निकालेंगे, और इसी के इक्वल में कौन सा हम निकालेंगे, FeO आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो दोनों मिलकर हमें कौन देगा, क्रोमाइट बना देगा। चलिए अभी तो बात हो गई क्या क्या बना दिया हमने बना दिया एपेटाइट, एपेटाइट बन चुका है, और क्या बन चुका है, क्रोमाइट बन चुका है। तो क्रोमाइट के बाद बारी आएगी इल्मेनाइट के बनने की। ठीक है जी, अब इल्मेनाइट बनाने के लिए हम, इल्मेनाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इल्मेनाइट का फॉर्मूला होता है FeTiO3। ठीक है, तो हम मैग्मा से कौन सा एसेसरी फेज उठाएंगे जो कि एक ऑक्साइड होगा, तो वो होगा TiO2। राइट, तो TiO2 हम उठाएंगे मैग्मा से और उसके इक्वल में हम क्या रखेंगे, FeO। तो ये मिलके क्या बना देगा, हमारी कौन सी, इल्मेनाइट को बनाएगा। ठीक है, अब इल्मेनाइट के बाद बारी आएगी, अगर अभी भी FeO पड़ा हुआ है एक्सेस में तो वो क्या होगा, FeO पड़ा हुआ है एक्सेस में, यहाँ बनने के बाद भी FeO अभी बचा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ पूरी तरीके से, तो वो किसके साथ कंबाइन होगा, वो Fe2O3 के साथ कंबाइन होगा और वो मिलके क्या बना देगा, मैग्नेटाइट। ठीक है, चलो मैग्नेटाइट के बनने के बाद अभी भी FeO बड़े ही एक्सेस में पड़ा हुआ है। ठीक है, Fe2O3 अगर एक्सेस में रह जाए तो अब तो बेचारा अकेला पड़ा है, किसी के साथ कंबाइन होगा नहीं, तो क्या बनाएगा, हेमेटाइट। क्या बना देगा, हेमेटाइट बना देगा। तो चलो ये तो बारी थी कि ऑक्साइड्स के बारे में, अब बात आएगी किसकी, CO2 की बारी आएगी। ठीक है जी, इसको पहले रख कर देते हैं। अब CO2 किसके साथ कंबाइन होगा, क्या लगता है आपको, तो कौन सा ऐसा एक्सेसरी ऑक्साइड होगा जो हम लेंगे मैग्मा से और उससे क्या बनाएंगे हम, तो CO2 को यूज़ करेंगे हम CaO के साथ। ठीक है, जो इसी के इक्वल अमाउंट में CO2 को रखेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा कैल्साइड बन जाएगा। राइट, CaCO3 बन जाएगा ना, तो ये हमारी हो गई कैल्साइड बन गया। इसके कैल्साइड बनने के बाद जो है आएगी प्रोविजनल फेल्सपार की बारी, तो देखते हैं उसके साथ क्या होता है। अब फेल्सपार में हमें पता है कि Al2O3 ऑक्साइड हम यूज़ करेंगे, है ना। फेल्सपार कौन कौन से होते हैं, फेल्सपार होंगे, एक तो अल्कली फेल्सपार होंगे, राइट, अल्कली फेल्सपार होंगे, और दूसरा रेजुक्लेस फेल्सपार होंगे। अब एल्कली फेल्सपार के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि हम मैग्मा से कौन सा एसेसरी फेज पिक करेंगे, कौन सा ऑक्साइड पिक करेंगे, इट विल बी Al2O3। राइट, और उसी की इक्वल अमाउंट में हम क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, K2। सबसे पहले हम अल्कली फेल्सपार बनाएंगे। ठीक है, तो जब हम Al2O3 के इक्वल अमाउंट में K2O रखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्थोक्लेस बन जाएगा, ऑर्थोक्लेस बन जाएगा, या फिर कह दें कि K फेल्सपार बन जाएगा, या फिर अल्कली फेल्सपार बन जाएगा। अगर इसके बाद Al2O3 अभी भी बचा हुआ है, ऑर्थोक्लेस बनाने के बाद भी Al2O3 ख़त्म नहीं हुआ है, तो Al2O3 को इक्वल में हम कौन सी अमाउंट रखेंगे, हम रख देंगे यहाँ पे Na2O रख देते हैं। तो Na2O के साथ Al2O3 कंबाइन होकर कौन सा मिनरल बनाएगा, क्या बनाएगा, करेक्ट, वो बनाएगा अल्बाइड। ठीक है, और अगर अभी भी Al2O3 बचा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो क्या बनाएगा, Al2O3 कंबाइन होगा किसके साथ, CaO के साथ,
तो कौन सा मिनरल बनाएगा, क्या बनाएगा, एनोर्थाइट, राइट। तो बनाएगा एनोर्थाइट, ठीक है जी। अब एनोर्थाइट बना लिया। ये 3 मिनरल के बनाने के बाद भी हमारे पास Al2O3 अभी भी बचा हुआ है। अब Al2O3 अकेला बचा हुआ है तो वो क्या बनाएगा, सोचो सोचो, Al2O3 अकेला बचा हुआ है तो ये क्या बनाएगा, इससे बन जाएगा हमारा कोरंडम, राइट, कोरंडम बनाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक ट्विस्ट आता है कि CaO की अगर अमाउंट Al2O3 से ज़्यादा हो गई, CaO की अमाउंट Al2O3 से ज़्यादा हो गई तो वो क्या बनाएगा, कौन सा मिनरल बनाएगा, तो वो बना देगा कौन सा मिनरल, वोलेस्टोनाइट, ठीक है। तो वो बनाएगा वोलेस्टोनाइट, करेक्ट। तो अभी तक हमने किस किस की बात कर ली, हमने जो है सियालिक मिनरल्स की बात कर ली, हमने प्रोविजनल फेल्सपार की बात कर ली, और हमने किसकी बात कर ली, याद करो हमने किसकी बात कर ली, सियालिक की बात कर ली सबसे पहले, उसके बाद हमने CO2 की बात कर ली, उसके बाद प्रोविजनल फेल्सपार की, ठीक है जी। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम फेमिक मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फेमिक मिनरल्स में मोस्टली क्या क्या आएंगे, हमारे पायरोक्सिन्स आएंगे, ठीक है, ओलिविन आएगा। तो चलो देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे हम और कौन से मिनरल बनाते हैं। तो अब हम बात करेंगे किसकी, फेमिक मिनरल्स के बारे में, ठीक है। तो फेमिक मिनरल्स में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, इसमें आ जाएगा हमारा OPX, CPX और ओलिविन आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो हम इसे शुरू करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सा ऑक्साइड यूज़ करेंगे, राइट। तो मिनरल क्या क्या होंगे इसमें, इसमें होंगे कैल्शियम ऑक्साइड और उसके इक्वल में हम क्या रखेंगे, FeO प्लस MgO, राइट, क्या बनाने के लिए, डाइऑक्साइड बनाने के लिए, ठीक है। चलो जी, अब आपने देखा होगा कि अभी तक हमने MgO का यूज़ नहीं किया था, अभी तक हम FeO का ही यूज़ कर रहे थे, राइट। जो भी हमने इल्मेनाइट बनाया, सब कुछ बनाया, अभी भी FeO जो बना था उसने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलके क्या बना दिया, डाइऑक्साइड बना दिया। अब डाइऑक्साइड जो है, अगर डाइऑक्साइड बनने के बाद भी एक्सेस में FeO और MgO रह जाए तो वो मिलके क्या बना देगा, मिलके बनाएगा प्रोविजनल हाइपोस्थेन, ठीक है। तो मिलके क्या बना देगा, प्रोविजनल हाइपोस्थेन, अगर एक्सेस में होगा तो। अभी आपने ये देखा होगा कि हमने FeO की बात कर ली, MgO की बात कर ली, लेकिन हमने सिलिका की बात तो करी नहीं, है ना। SiO2 यूज़ किया क्या अभी तक, अलॉट किया क्या, नहीं। तो अब हम बात करेंगे SiO2 की। तो SiO2 सबसे हम पहले हम देंगे फेल्सपार को। फेल्सपार से हमारे माइंड में आ रहा है क्या याद, ऑर्थोक्लेस, है ना। ऑर्थोक्लेस से हमने देना शुरू किया था, तो इसमें हमने क्या रेशो रखी थी, 1:1:6। सिमिलरली Na2O में दिया था हमने, ठीक है, CaO में दिया था, एनोर्थाइट में क्या रेशो आई थी, 1:1:2। तो ये 2 और 6 क्या है, ये सिलिका के रेशियोज हैं जो हम अलॉट कर रहे हैं, ठीक है। इसको देने के बाद हमने किसकी बारी आई थी, डाइऑक्साइड की बारी आई थी। उसमें हमने कैसे अलॉट किया था, CaO था, FeO था प्लस MgO था। अब इसमें रेशो क्या बन रही है, 1:1 बन रही है। तो सिलिका भी इसमें हम कौन से रेशो में देंगे, 1 रेशो में देंगे, ठीक है। अब डाइऑक्साइड प्लॉट करने के बाद बारी आएगी हाइपरस्थीन की। हाइपरस्थीन में क्या है, FeO था, तो ये 1 रेशो में है, तो SiO2 भी कौन सी, इसका भी 1 रेशो आएगा, ठीक है। इसके बाद एस्टेटाइट आएगा, सिमिलरली उसका भी 1:1। और अगर अभी भी सिलिका इन सब में प्लॉट करने के बाद भी अगर अभी भी सिलिका पड़ा है, ठीक है, अब तो बेचारा सिलिका अकेला रहेगा, तो बता दो सिंपली क्या बन जाएगा, क्या बना देगा ये बन जाएगा क्वार्ट्ज, ठीक है। अब थोड़ा सा कहानी मिलाते हैं, ट्विस्ट। अभी तक तो सिलिका भर के पड़ा हुआ था, डाइऑक्साइड बना रहा है, हाइपरस्थीन बना रहा है, ऑर्थोक्लेस बना रहा है, क्वार्ट्ज भी बन गया, लेकिन अगर वो डेफिशिएंट हो जाए तो क्या होगा। अब मैग्मा में जो है सिलिका बचा नहीं है, तो क्या होगा, किसी ना एक को जो है कुर्बानी देनी होगी, किसी एक मिनरल को। तो वो मिनरल कौन सा होगा जो कुर्बानी देगा सबसे पहले, वो होगा
हाइपरस्थीन, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मैंने बताया था इसका FeO प्लस MgO रेशियो SiO2, तो SiO2 नहीं है तो ये जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो वो मिनरल अनस्टेबल हो जाएगा मैग्मा में। तो कोई भी चीज़ अगर अनस्टेबल है तो वो टूटेगा मैग्मा में, और वो टूट कर क्या बनाएगा, तो हाइपरस्थीन जो है टूट कर बना देगा ओलिविन, ठीक है। तो हाइपरस्थीन के टूटने से क्या बन गया, ओलिविन। कब? जब सिलिका क्या था, सिलिका था डेफिशिएंट, ठीक है जी। तो जब सिलिका डेफिशिएंट हुआ तो हाइपरस्थीन को टूटना पड़ा क्योंकि अनस्टेबल हुआ, और इसने टूट कर क्या बनाया, ओलिविन बनाया। अब ओलिविन की क्या प्रोपोर्शन होता है देखते हैं। ओलिविन होता है FeO प्लस MgO, ठीक है। और सिलिका का क्या कंपोजिशन होता है इसमें, हाफ मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन होता है, हाफ SiO2। तो अगर हम X को मान लें कि वो हाइपरस्थीन है, हाइपरस्थीन के मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन है, Y को अगर हम मान लें कि वो ओलिविन का मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, X प्लस वाई इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 2S माइनस M, ठीक है। तो M क्या हो जाएगा, ये क्या है, अवेलेबल अमाउंट ऑफ MgO प्लस FeO, और S क्या है, अवेलेबल अमाउंट ऑफ SiO2, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी जिसका यूज़ करते हैं। अब ये कंडीशन थी जब सिलिका डेफिशिएंट था, बट अगर सिलिका बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाए, हद से ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाए, तो क्या होगा, अब किस मिनरल की कुर्बानी होगी, अब कुर्बानी होगी बेचारे एल्बाइड की, ठीक है। तो एल्बाइड को यहाँ टूटना पड़ेगा, और वो टूट कर क्या बनाएगा, नेफिलिन, ठीक है जी। नॉर्म में कौन सा मिनरल बनेगा, नॉर्म में कौन सा मिनरल बनेगा, नेफिलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेल्ड्स्पाथोइड भी बोलते हैं, राइट, फेल्ड्स्पाथोइड भी बोलते हैं, फेल्ड्स्पाथोइड है ये। अब एल्बाइड की अगर हम जो है X, अगर हम X मान लें, ये किसका फ्रैक्शन है, इट इज़ फ्रैक्शन ऑफ Na2O इन एल्बाइड, ठीक है। और अगर हम Y को मान लें फ्रैक्शन ऑफ Na2O इन नेफिलिन, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इन दोनों का सम क्या बनेगा, इनका सम क्या बनेगा, N, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि एल्बाइड में कितना रेशियो रहता है, 6 रहता है, तो यहाँ पे 6 लगा देंगे, प्लस Y के केस में कितना रेशियो रहेगा, 2, तो 2Y मिलकर क्या बना देगा, S, ठीक है। ये क्या है, अवेलेबल सिलिका है, राइट, अवेलेबल अमाउंट ऑफ सिलिका। अब यहाँ पे हमने फेल्ड्स्पाथोइड तो बना दिया, अब क्या हुआ, अगर रॉक और ज़्यादा सिलिका डेफिशिएंट हुई तो क्या होगा, अब किसको कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस बार कुर्बानी देगा ऑर्थोक्लेस। तो ऑर्थोक्लेस टूटेगा, और वो टूट कर क्या बनाएगा, कौन सा मिनरल बनाएगा, इट विल फॉर्म ल्यूसाइड, ठीक है जी। अब क्या होगा कि जो नॉर्म के जो मिनरल्स बने हैं, इसको हम जो है कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि कितना परसेंटेज किसका है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब क्या होगा कि जो भी हमने रॉक में नॉर्म निकाली है, तो हम उसकी ना सैलिक टू फेमिक रेशियो लिखते हैं, तो उसके कुछ ये रेंजेस हैं, ये हम लास्ट में एकदम करेंगे जब हम डिवाइड कर देंगे सबको किससे, 1000 से, ठीक है। तो उसके बाद जो है अगर ग्रेटर देन 7 आया तो उसको बोलेंगे हम परसेलिक, 7 to 1.6 आया तो उसको हम बोलेंगे डोसेलिक, 1.6 to 0.6 आया तो सेल्फेमिक, और से 0.6 to 0.1 आया तो डोफेमिक, और लेस देन 0.1 आया तो परफेमिक। So this was all about today's lecture for the CIPW classification. So if you like the video, do like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।